हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन। लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ लिया था, रेडियस वेक्टर हमने पढ़ लिया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, फिर हमने टाइम पीरियड, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम करेंगे, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हो, क्या है हमारा हेडिंग? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन। यानी कि हम क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में सीखेंगे कि एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कैसे होगा। अब देख लो, इसमें फ्रेंड्स दो चीज़ें आपको पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट आपको ये सीखना है कि डायरेक्शन ऑफ अल्फा, दैट इज एंगुलर एक्सीलरेशन, व्हेन द पार्टिकल इज स्पीडिंग अप। यानी अगर पार्टिकल का स्पीड तेजी से बढ़ रहा है तो क्या होगा उसका डायरेक्शन, और उसका जो स्पीडिंग अप जब हो रहा था और जब उसका स्पीड घट रहा है तब क्या होगा। यानी यही दो कंडीशन हमें इस पॉइंट के अंदर पढ़ना है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ना है फ्रेंड्स? फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू लर्न दैट डायरेक्शन ऑफ अल्फा, मैं यहां पे लिख देता हूं फ्रेंड्स, आप लोगों को आसान रहेगा। डायरेक्शन ऑफ अल्फा, वेक्टर अल्फा, व्हेन द पार्टिकल इज when the particle is speeding up, यानी उसका क्या हो रहा है, स्पीड तेज हो रहा है फ्रेंड्स, बढ़ रहा है। यानी ये टॉपिक हम करेंगे पहले, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब ये, अच्छा दोनों सिचुएशन हम ये देख लेते हैं कि अगर पार्टिकल का स्पीड बढ़ रहा है तो क्या होगा, अगर पार्टिकल का स्पीड घट रहा है तो क्या होगा। ओके, सो सी, अगर हम मान लेते हैं एक सर्कुलर मोशन है, एक सर्कुलर ट्रैक है, ये रहा हमारा सर्कुलर ट्रैक, ठीक, ये हमने मान लिया एक सर्कुलर ट्रैक है, इस पे पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक, ये क्या होगा उसका सेंटर, और ये हो गया उसका, अगर हम देखें तो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो इसमें देख लो, कंसीडर अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किसमें कर रहा है फ्रेंड्स? ये देखो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा ऐसे होता है, यानी इस तरीके से मूव करता है, और एंटी क्लॉकवाइज हमारा डायरेक्शन इस तरीके से होता है ना। तो ये क्या कर रहा है, हमने मान लिया कोई एक पार्टिकल है जो इस सर्कल के सरकमफ्रेंस में मूव कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक, एंड इज स्पीडिंग अप। और जैसे जैसे मूव कर रहा है फ्रेंड्स, उसका क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, कंटिन्यू स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, यानी कि स्लो से फास्ट की तरफ हो रहा है। तो इसको हम आप लोग जान लो, इसको क्या बोलें, कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इज स्पीडिंग अप। वो क्या हो रहा है, स्पीडिंग अप, यानी उसका स्पीड कंटिन्यू बढ़ रहा है। अब जो होगा उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओमेगा कीप्स on increasing, which results in d omega to be directed up the plane। यानी क्या होगा, वो जो ओमेगा क्या करेगा, उसको डायरेक्शन अप द प्लेन, यानी कि ये जो हो जाएगा उसका डायरेक्शन समथिंग कुछ ऐसा होगा फ्रेंड्स, देख लो इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारा जो उसका डायरेक्शन है, क्योंकि इसको अगर स्पीड कंटिन्यू बढ़ रहा हो तो वो क्या होगा, हो जाएगा अप डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी कि इस सिचुएशन में हमारा अल्फा जो है, अल्फा और ओमेगा में जो चेंजेस आ रही है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, ठीक। कब? जब हमारा पार्टिकल का स्पीड अप हो रहा है। फिर से इसको देख लो, एज कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इज स्पीडिंग अप। मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा, ये जो हमारा ओमेगा है बेटा फ्रेंड्स, ये क्या होगा, वेक्टर ओमेगा जो दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओमेगा keeps on increasing, which results in vector d omega to be directed up। d omega क्या, और up डायरेक्शन में हो रहा है, डायरेक्टेड अप द प्लेन, hence डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज इन अपवर्ड। यानी उसका, इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके, अपवर्ड, एज वेक्टर ओमेगा एंड वेक्टर अल्फा are perpendicular to the plane, hence they are parallel to each other। वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल भी हो जाएंगे, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम ही रहेगा। किसका किसका, अल्फा का और ओमेगा का, क्योंकि ओमेगा क्या हो रहा है, कंटिन्यू चेंजेस हो रहा है, कंटिन्यू चेंज हो रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो इसको अगर आप लिखना चाहो, ऐसे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ, आप भी समझ लो उसको। इसको क्या आप लिख सकते हो, देखो मैं लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा, जैसे
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओमेगा, ये वेक्टर ओमेगा का क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, क्या हो रहा है, इंक्रीज, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है ना, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, विच रिजल्ट्स इन, ये इतना चेंजेस हो रहा है, यानी इसमें क्या कंटिन्यू ये इसी वे से चेंज होता जा रहा है, यानी डी ओमेगा से, टू बी डायरेक्टेड अपवर्ड, डायरेक्टेड इन, इसको क्या अप, डायरेक्टेड अप ना, अप द प्लेन, यानी जो प्लेन रहेगा प्लेन से ऊपर की तरफ वो करेगा, अप द प्लेन, ओके, हेंस हेंस up the plane, hence the direction of alpha, the direction of alpha, vector alpha is in upward direction, किस में हो जाएगा फ्रेंड्स, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। तो कहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, ये भी हमारा यहाँ से मैं अंडरलाइन कर दिया आपको, द डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, कहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। और इसको और भी आप लिख सकते हो एज वेक्टर ओमेगा एंड वेक्टर अल्फा आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी वेक्टर अल्फा जो है और वेक्टर ओमेगा ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है प्लेन के, हेंस दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ऐसे आगे मैं लिख देता हूं, एंड सीधा एंड वेक्टर ओमेगा एंड वेक्टर अल्फा आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या हैं वो, पैरेलल भी हैं, ओके। तो ये चीज़ें हमारा रहा फर्स्ट पॉइंट के लिए। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें दूसरा, ये तो किसके लिए था, जब स्पीड उसका बढ़ रहा है, अगर स्पीड उसका कंटिन्यू घट रहा है तब क्या होगा, उसके लिए भी अलग सिचुएशन होगा। सो सी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर अल्फा when the particle is slowing down, यानी क्या हो रहा है फ्रेंड्स, उसका स्पीड जो है वो कंटिन्यू स्लो हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में हम देखते हैं कि देखो, जैसे हम जानते हैं कि एक सपोज करो हम मान लेते हैं एक हमारा क्या है, सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक है हमारा, इस सर्कुलर ट्रैक पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है और उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी कंटिन्यू कम हो रहा है, ठीक। हम मान लेते हैं कंसीडर अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी सर्कल के सर्कमफरेंस पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, एंड इज स्लोइंग डाउन, और क्या हो रहा है, उसका स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, स्लोइंग डाउन ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओमेगा कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विच रिजल्ट्स इन डी ओमेगा टू बी डायरेक्टेड डाउन द प्लेन, यानी यहां पे जो अपवर्ड था वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। यानी कि हमारा ये अगर देखेंगे तो इसका डायरेक्शन हमारा ये हो जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ चला जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा ओमेगा हो गया, वेक्टर ओमेगा हो गया। अब इसका डायरेक्शन जो हो रहा है कंटिन्यू क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यानी डी ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, तो उसका जो अल्फा होगा वो भी क्या होगा, डाउन साइड में ही होगा, विच रिजल्ट्स इन डी ओमेगा टू बी डायरेक्टेड डाउन द प्लेन, हैंस डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज डाउनवर्ड। इसको भी लिख देता हूं मैं, आप लिख लो मैग्नीट्यूड, यही पूरा का पूरा फिर मैं लिखूंगा, देख लेना किस तरीके से, मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा ऐसे लिख देना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओमेगा कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, क्या हो रहा है फ्रेंड्स, डिक्रीज हो रहा है, कंटिन्यू डिक्रीजिंग, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, विच रिजल्ट्स
इन डी ओमेगा में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कमी आ रहा है, तो डी ओमेगा टू बी डायरेक्टेड डाउनवर्ड, डायरेक्टेड डाउन द प्लेन, पेन के नीचे तक वो हैंस ऐसे दिखा देना, हैंस डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज डाउनवर्ड। क्या होगा फ्रेंड्स, ये भी डायरेक्शन ऑफ अल्फा क्या होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। इसमें क्या था, डायरेक्शन ऑफ अल्फा क्या था, अपवर्ड डायरेक्शन में था, यानी स्पीड अगर तेज होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा प्लेन के, और अगर स्पीड कंटिन्यू कम हो रहा होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड रहेगा प्लेन के। तो ये टॉपिक था फ्रेंड्स। इसके बाद में जो हमारा बुक में दिया है दैट इज नेक्स्ट आया डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स दिया गया है, इस पॉइंट को देखते हैं हम क्या दिया है इसमें फ्रेंड्स, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में। तो देख लेते हैं, अगला टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ना, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो इसमें देखते हैं फ्रेंड्स क्या दिया है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में। इसमें हमारा दिया है फर्स्ट टॉपिक जो दिया है, जो हमें पढ़ना है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स में पढ़ना है, इसमें पढ़ना है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, इसमें पढ़ना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले हम टॉपिक डाल लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। आपने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में 11th में पढ़ा है, फिर से एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। क्या है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या है फ्रेंड्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका सिंपल सा डेफिनेशन, इसको हम सी पी एफ भी बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सी पी एफ। ओके, तो देख लो इसका डेफिनेशन, सीधा सीधा मैं डेफिनेशन आपको बोल रहा हूं, आप ध्यान सुनो। ये क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि ऐसा फोर्स, फिर से डेफिनेशन सुन लो फ्रेंड्स, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल performing circular motion along the radius of the circle and directed towards the center of the circle is known as सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे आप एग्जांपल आप कर सकते हो, एक पत्थर को क्या करो, एक पत्थर को एक रस्सी में बांध लो और उसको ऐसे घुमाना चालू करो, उसको क्या करो, इस तरीके से ऐसे ऐसे घुमाना चालू करो, ऐसे ऐसे घुमाना चालू करोगे तो वो क्या करेगा, कुछ इस तरीके ऐसे ऐसे घूमना चालू होगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। तो आप ऐसा एज्यूम करोगे आपके उंगली पे एक फोर्स एग्जर्ट हो रहा है जो खींच रहा है उस रस्सी को, यानी वो फोर्स क्या कर रहा है, पार्टिकल को सेंटर की तरफ खींच रहा है। वही जो फोर्स हमारा है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक, तो लिख लो इसका डेफिनेशन, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, force acting on a particle force acting on particle performing acting on particle performing circular motion along the radius of circle के रेडियस के लॉग एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, towards the center of the circle is called CPF। फ्रेंड्स इसका देख लो, यानी ऐसा फोर्स जो कहाँ पे डायरेक्टेड
टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि ऐसा फोर्स जो सर्कल के सेंटर की तरफ लगे उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। इसका फॉर्मूला भी दिया है FCP। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फ्रेंड्स, FCP मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। FCP इक्वल्स टू, इसका होता है फॉर्मूला mv²/r। ठीक, ये क्या है हमारा mv²/r। अब ये कैसे डिराइव हुआ फ्रेंड्स, इसका देख लो एब्रिविएशन कैसे होता है। जैसे वी नो दैट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये सर्कुलर मोशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, रेडियल एक्सेलरेशन होगा ना। तो वी नो दैट, ऐसे दिखा देता हूँ मैं, आप जान लो इसको। फोर्स इक्वल्स टू होता है हमारा क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ये फॉर्मूला तो हम अच्छी तरह से जानते हैं ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फोर्स हमारा क्या है यहाँ पे FCP है। FCP इक्वल्स टू मास इनटू, हम मान लेते हैं कोई m मास का ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इनटू एक्सेलरेशन कौन सा होगा हमारा, रेडियल एक्सेलरेशन। यानी कि ये जो हमने AR फाइंड किया था ये होगा हमारा रेडियल एक्सेलरेशन होगा ना, क्योंकि ये तो सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा m इनटू, और इसका वैल्यू क्या था हमारा, v²/r था, या इसको भी CP डाल दो, ACP रहेगा तो आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो v²/r हमने ये पढ़ा था, सॉरी फ्रेंड, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था। तो ये हमारा क्या हो गया, mv²/r हो गया। इसको हम और भी चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं m इनटू, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने यही चीज़ किया था। देख लो, a इक्वल्स टू v²/r हमने फाइंड किया था, a इक्वल्स टू हमने क्या v ओमेगा फाइंड किया था, a इक्वल्स टू हमने v ओमेगा v/r और ω² इंटू r। तो इनके टर्म्स में भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ये जो है हमारा, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, m v ओमेगा भी दिखा सकते हैं, अगर चाहिए तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, m इंटू वी ओमेगा के प्लेस में ऐसा भी दिखा सकते हैं, r ω² भी दिखा सकते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, इसको अगर देखेंगे तो हमारा हो जाएगा mv²/r, इसको देखेंगे तो mv ओमेगा, और इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा mr ω²। ये सब के सब क्या है फ्रेंड्स, FCP ही हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में हैं। यानी अगर आपको चाहिए तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, आपको चाहिए तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक, तीनों फॉर्म में आप जो आपको सही लगे आप वहां पे यूज कर सकते हो। अब बात कर लें इसके SI यूनिट की। अच्छा, ये जो है हमारा, ये जो आया था इसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, क्या होगा ये, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जो आपने भी पढ़ा था जिसे रेडियल एक्सीलरेशन बोला था, वही है। उसके बाद SI यूनिट की बात कर लें, SI यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन हो जाएगा। SI यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन। अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन इसका क्या होगा फ्रेंड्स, डायमेंशन क्या हो जाएगा, याद है m1 L1 T⁻²। ओके, अच्छा, तो इन टर्म्स में इसको दिखा सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे हम ओमेगा इक्वल्स टू 2πn भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर हम 2πn लिख देंगे तो ये और थोड़ा सा चेंज हो सकता है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ओमेगा इक्वल्स टू, ऐसे दिखा देना, बट ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2πn, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2π/T भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आई थिंक सेंट्रीपिटल फोर्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो दूसरा फोर्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा फोर्स जो है वो है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या है फ्रेंड्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेकंड आप देख लो, second point is centrifugal force। दूसरा क्या है हमारा फ्रेंड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, CFF से, CFF से।
ठीक, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CFF से करते हैं। तो देख लो, अब उसमें हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। वो क्या कर रहा था, सेंटर की तरफ लग रहा था। ये क्या होगा, सेंटर के बाहर लगेगा। पूरा का पूरा डेफिनेशन वैसे ही आपको लिखना है, बस जो उसका डायरेक्शन होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या था, वो सेंटर की तरफ था, और इसमें सेंट्रीफ्यूगल में क्या होगा, सेंटर के बाहर हो जाएगा। तो उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल performing UCM which is along the radius and directed away from the center of circle is called as centrifugal force। इसको CFF, उसको CPF यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको CFF सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देख लो, फोर्स इसको आप डेफिनेशन कैसे लिखो, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग on a particle, force acting on particle performing कैसा परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन, परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, विच इज along the radius and directed away from center of circle is called CFF। उसे क्या बोलेंगे हम फ्रेंड्स, CFF बोलेंगे, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। अब अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो जो मैग्नीट्यूड हमने पढ़ा था, क्योंकि फोर्स तो वही होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, वहाँ पे क्या था, मास इंटू एक्सीलरेशन करके हमने प्रूव किया था, सेम टू सेम वही चीज़ें यहाँ पे भी रहेगा। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर इक्वल बट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसको नोट में मैं लिखा दूंगा आपको, आप अभी लिख लो। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, F, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे F। अब वहाँ पे FCP हमने किया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, FCF कर देंगे। FCF इक्वल क्या हमने पढ़ा था, पहला फॉर्मूला mv²/r, इसी को इक्वल हमने किया था mv ओमेगा के, और उसी के इक्वल हमने किया था mr ओमेगा स्क्वायर के। ये फॉर्मूला हमने किया था। सेम टू सेम जो उसका SI यूनिट होगा, इसका भी SI यूनिट वही होगा। SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन, इसका भी हो जाएगा। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन भी वही रहेगा जो उसका था, यानी m1 L1 T⁻²। यानी जो चीज़ें हमने वहाँ पे किया था वो चीज़ें यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है फ्रेंड्स, आपको नोट यहाँ पे क्या करना है, पहले फॉर्मूला को मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, आपको सही रहेगा। अच्छा, डेफिनेशन भी मैंने सिंपल वे में आपको बता दिया है। एक में क्या करना है, डायरेक्टेड टू द सेंटर, अब क्या कर देंगे टुवर्ड्स द सेंटर, इसमें क्या करेंगे डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, यानी एक सेंटर की तरफ लगेगा, एक सेंटर से बाहर लगेगा। अब देखो नोट में हम क्या लिख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स यानी CPF इज सेम एज दैट ऑफ CFF। ओके, बट एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कहाँ पे काम करता है फ्रेंड्स, वो ऑपोजिट डायरेक्शन, एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वो क्या करता है फ्रेंड्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। ये मैंने आपको बता दिया, नोट ये आप देख लेना, क्योंकि आप बाद में रिवाइज करते समय कंफ्यूज हो सकते हो, अरे सेंट्रीपिटल फोर्स का भी यही लिखाया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी यही लिखाया है। तो फ्रेंड्स वही होता है, क्योंकि फोर्स तो एक ही है, उसका डेफिनेशन तो एक ही रहेगा ना, मास इंटू, उसका अगर फॉर्मूला करेंगे मास इंटू एक्सीलरेशन ही रहेगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट रहेगा।
होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अगला टॉपिक हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बुक में दिया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, इसको भी हम कर लेते हैं। काफ़ी सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ डिफिकल्ट नहीं है, इसको हमें करना है। क्या है हमारा एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, ये हमारे कुछ न्यू टॉपिक्स है, इसमें कुछ सब टॉपिक्स हैं, उसको हमें करना है। तो देखो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है, व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। फर्स्ट हमें क्या पढ़ना है इसमें फ्रेंड्स, व्हीकल along a horizontal सर्कुलर ट्रैक। क्या है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। अब देख लो, ये वाला देख लो, बहुत सिंपल है, काफ़ी सिंपल, इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी सिंपल भी फ्रेंड्स। इसको हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसमें, क्या चीज़ें हमें करना है, क्या चीज़ें सीखना है। तो देख लो, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे हमें इसको सीखना है। ना, ये हमें टॉपिक करना है। तो देखो, जैसे एक रोड है, ध्यान से देख लो फ्रेंड्स। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, आप ड्राइंग के लिए मजाक नहीं लेना, क्योंकि मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है। ये उसका टायर हो गया, ठीक, और वो कुछ इस तरीके से है इसमें फ्रेंड्स। एक कार है हमारा, ये उसके हेडलाइट हो गए, ठीक, ये हमारा कार हो गया। अब इसका जो नॉर्मल होगा फ्रेंड्स, वो कहाँ पे होगा? अप डायरेक्शन में होगा, ऊपर के डायरेक्शन में होगा। ये हमारा नॉर्मल का डायरेक्शन रहा। वेट हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा, mg ना, वेट हमारा क्या करेगा? नीचे की तरफ का काम करेगा। इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा फ्रेंड्स, फ्रिक्शन हमारा इस डायरेक्शन में रहेगा, यानी जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई, क्योंकि ये बोल रहा है क्या, सर्कुलर ट्रैक है, तो उसका सेंटर कहाँ पे मान लेते हैं? इस पॉइंट पे उसका सेंटर हम मान लेते हैं, सी पे क्या है उसका सेंटर है। अब सी से और इसके जहाँ पे मास वर्क कर रहा है, इसका डिस्टेंस कितना है? मान लेते हैं आर है, ठीक, इतना हमने मान लिया। एक सर्कुलर ट्रैक पे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है, उस पर एक व्हीकल हमारा क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, उसको हमने देख लिया है। आगे देख लो, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? कंसीडर अ कार इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, यानी उस रोड पे मूव कर रहा है जिसका रेडियस आर है। इसको आप लिखना चाहे लिख लो, कंसीडर अ कार इज मूविंग on a horizontal circular track of radius उसका कितना है फ्रेंड्स? r, ऑफ रेडियस r मूव कर रहा है ये। अब यहाँ पे क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है वो चीज़ें हम देख लेते हैं। देख लो, फोर्स एक्टिंग ऑन द कार, आ क्या क्या है फ्रेंड्स? पहला क्या हमारा? नॉर्मल ऊपर तरफ है, इसको लिख देते हैं नॉर्मल रिएक्शन एन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे है फ्रेंड्स? दैट इज एन, इसको हम क्या लिख देंगे? वर्टिकली अपवर्ड। दूसरा क्या है हमारा फ्रेंड्स? ये तो नॉर्मल हो गया। दूसरा हमारा क्या है? वेट है, वेट जिसे हम करते हैं mg, महात्मा गांधी, mg
ये क्या वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड ना, वर्टिकली कर रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। थर्ड क्या इसमें लग रहा है फ्रेंड्स, थर्ड फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर, क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन Fs, ये क्या हमारा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन Fs बिटवीन, फ्रेंड्स ये क्या है, बिटवीन है, बिटवीन रोड एंड टायर। तो ये तीन टाइप के फोर्स यहाँ पे लग रहा है। ओके, तो अब हम जान सकते हैं ये जो हमारा नॉर्मल है n इक्वल्स टू क्या होगा, mg के ना। अच्छा, इसमें और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, टायर लग रहा है, और ये जो ये किसका रिजल्टेंट फोर्स है, इसका सेंट्रीपिटल का, क्योंकि ये किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, और सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, इसका डायरेक्शन देखो किधर है, सेंटर की तरफ है, तो ये किसका है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। तो देख लो इसमें, यानी कि हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं 10, ऐसे बता सकते हैं फ्रेंड्स 10। नॉर्मल जो होगा n इज इक्वल्स टू mg, n क्या है, mg के इक्वल है ना, एंड Fs क्या है फ्रेंड्स, सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि सेंटर की तरफ लग रहा है, और सेंटर तरफ लगने वाला फोर्स क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। यानी ये क्या है, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको हम ऐसे FCP भी बोल सकते हैं, और ये किसके इक्वल होगा, FCP किसके इक्वल है, mr ओमेगा स्क्वायर के भी इक्वल होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो mv स्क्वायर अपॉन r के भी इक्वल होगा, या फिर mv ओमेगा के भी इक्वल होगा। ओके, अब ये हम इसको मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 1, और इसको मान लेते हैं ये क्या हमारा इक्वेशन नंबर 2, यानी कि n इक्वल्स टू हमारा mg, इसको हम क्या कर देते हैं, देखो फ्रेंड्स, नॉर्मली डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, तो क्या हमारा इक्वेशन 2 FCP है ना, यानी ये हमारा क्या Fs अपॉन नॉर्मल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड, FCP अपॉन mg ना। अब इसका अगर हम फॉर्मूला रखें तो क्या हो जाएगा हमारा, mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन mg, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं mv ओमेगा अपॉन mg, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं, और ऐसे कर दो, और mv स्क्वायर अपॉन r इंटू अपॉन mg, ये भी हो सकता है। अब देखो m से m कैंसिल आउट होगा, अगर हम इसको करें तो ये भी m से m कैंसिल आउट होगा, ये और में करें तो ये m से m कैंसिल आउट होगा। इससे हमें क्या मिल जाएगा, Fs अपॉन n इक्वल्स टू हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g, पहला फॉर्मूला ये हमें मिल जाएगा फ्रेंड्स, और Fs अपॉन n इक्वल्स टू हमें ये भी मिल सकता है v स्क्वायर अपॉन rg, और हमें एक और मिल सकता है कि Fs अपॉन n इक्वल्स टू ये वाला v ओमेगा अपॉन g, यानी आपको जो चाहिए उसके टर्म्स में आपका ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आप इसको देख लो, जिस टर्म्स में आपको चाहिए उस टर्म्स मैंने तीनों टर्म्स में आपको फाइंड करके दिखा दिया है। ओके, तो ये चीज़ें हमारा हो गया, यानी कि हमने चीज़ें देख लिया कि हमारा Fs अपॉन n इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g, या फिर हमारा v स्क्वायर अपॉन rg, या फिर v ओमेगा अपॉन rg हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ और टर्म्स हैं इसमें, वो भी हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम थोड़ा लेक्चर बड़ा हो रहा है, लेकिन फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको बीच में छोड़ नहीं सकते, हम ड्रॉप नहीं कर सकते, इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो नेक्स्ट, अभी जैसे हमने यहाँ तक पढ़ लिया है फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया है ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, देखो इसके बाद हम इस चीज़ बोल सकते हैं, फॉर द गिवन ट्रैक ऑफ रेडियस r इज कांस्टेंट। r क्या है, कांस्टेंट है ना, r हमारा कांस्टेंट है। व्हीकल mg इक्वल्स टू n भी हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट ही है। अगर हम देखें हमारा rg जो है, अगर हम बात करें rg हमारा रेडियस हमारा कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, तो हमारा ये तीनों अगर इस फॉर्मूला से देखें, यहाँ पे फॉर्मूला देख लो, जैसे कि हम जानते हैं, सॉरी
एफ एस अपॉन एन इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। नाउ ऐसे लिख दें, नाउ फ्रॉम, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखने वाली बात ये है कि आर जो है रेडियस है, और रेडियस क्या होता है फ्रेंड्स, कांस्टेंट होता है ना। जी हमारा जो है वो भी क्या है, कांस्टेंट ही है जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और हमारा एन जो है नॉर्मल, वो भी क्या है, एम जी है, और ये भी क्या है, कांस्टेंट ही है, क्योंकि न तो उसका मास कम होने वाला, न तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन उस पर कम होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। यानी सब क्या क्या है, सबके सब कांस्टेंट है। तो हमारा यहाँ से डायरेक्ट क्या हो सकता है, एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे उसका स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। वेलोसिटी कम करते चले जाओ, उसका स्टैटिक फ्रिक्शन भी कम होते चला जाएगा। इट मीन्स फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन द इंक्रीज इन स्पीड, बट एफ एस हैज़ एन, इसका कोई हमारा लिमिट भी होना चाहिए। देख लो यहाँ पे, इट मीन्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इट मीन्स फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, force of static friction is increasing, is increase on the increase on the increase in speed v। ठीक, लेकिन फ्रेंड्स इसका भी एक लिमिट होना चाहिए, इसका भी एक लिमिट होता है, वो लिमिट हमें ध्यान से देखना है, उसका लिमिट क्या रहेगा। बट एफ एस हैज़ एन अपर लिमिट, मैक्सिमम लिमिट इसका कितना होना चाहिए वो देख लो। जैसे बट एफ एस मीन्स फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ एस हैज़ एन अपर लिमिट, इसका लिमिट कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, मैक्सिमम जो होगा एफ एस, यानी ये मैक्सिमम कितना होना चाहिए, एफ एस मैक्सिमम क्या, म्यू एस इंटू एन के इक्वल होना चाहिए। अब ये म्यू एस क्या आ गया, क्वेश्चन उठता है ना फ्रेंड्स कि म्यू एस क्या है, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है जो रोड और टायर के बीच में लग रहा है। तो इसको हम क्या बता सकते हैं, ये क्या हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन, यहां पे से दिखा देना, बिटवीन रोड एंड टायर। ओके अच्छा, और भी कर सकते हैं, इसका मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए ये भी हम देख लेते हैं। एट मैक्सिमम ऐसे दिखा देना, एट मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, यानी कि हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड कितना होना चाहिए। तो उसके लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देख लो इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो मैक्सिमम लगना चाहिए, एफ एस मैक्स अपॉन, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड रहेगा तो मैक्सिमम उसका स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इसे क्या कर सकते हैं, म्यू एस कर सकते हैं, इक्वल्स टू ये हो सकता है हमारा वी स्क्वायर मैक्स अपॉन आर जी, जहाँ पे वी मैक्स का ऐसे दिखा देना, वेयर वी मैक्स इक्वल्स टू, अब इधर मल्टीप्लाई कर दोगे या फिर क्या हो जाए, इसमें मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा हमें, म्यू एस आर जी, और ये जो स्क्वायर था इधर चला जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा। यानी कि उसका जो मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, वो होना चाहिए हमारा इतना मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए। ओके, क्योंकि हम जानते हैं ना फ्रेंड्स, देखो ये कहाँ से हमारा हुआ, एफ एस मैक्स इक्वल टू म्यू एस एन था, तो एन हमने क्या किया इधर डिवाइड कर दिया, तो मिला क्या हमें एफ एस मैक्स अपॉन एन, और एफ एस मैक्स अपॉन एन इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है हमारा वी अपॉन आर जी, तो वी कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, और ये किसके इक्वल है, म्यू एस के, तो वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू हमारा म्यू एस, और हमारा वी मैक्सिमम हमें फाइंड करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, तो मिल गया वी मैक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस आर जी।
तो ये रहा हमारा स्टूडेंट फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन हम करेंगे वेल और वॉल ऑफ डेथ। सेकंड जो हमारा टॉपिक है उसे आप लिख लो, सेकंड वेल और वॉल ऑफ डेथ। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।